ये अपने मैनेजमेंट ऑफ चेंज स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तुम्हारे थर्ड यूनिट का ये टॉपिक 3 है। पैम्फलेट में पेज नंबर 13 पे है। सवाल, व्हाट इज प्लान चेंज। चेंज करना है मैनेजमेंट। इसका मतलब तुम बिजनेस के अंदर कोई भी चेंज करना चाहते हो तो क्या तकलीफें आ सकती है उसके बारे में। तो देखो, अकॉर्डिंग टू थॉमस एंड बेनिस, प्लान चेंज इज अ डेलिबरेट डिजाइन। डेलिबरेट यानी जानबूझ के, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल इनोवेशन। सबसे पहले लिखा है स्ट्रक्चरल इनोवेशन, यानी कुछ नया करना है स्ट्रक्चर में। फिर नई पॉलिसी आनी चाहिए, नया गोल यानी नया टारगेट रखेंगे, या जो भी हमारी ऑपरेटिंग फिलॉसफी है, यानी जिस तरह से जिस मानसिकता के साथ में अपने बिजनेस चलाते थे उसको चेंज करना। क्लाइमेट यानी जो एनवायरमेंट है उसको चेंज करना, या फिर हमारी वर्किंग स्टाइल को चेंज करना। इन सबको अपने इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद इसमें स्टाइल में भी चेंज आए वो भी अपने क्या बोलेंगे, इसको मैनेजमेंट ऑफ चेंज बोलेंगे। चेंज का मतलब कंसेप्ट ऑफ प्लान चेंज। देखो, प्लान चेंज यानी एक अटेम्प्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में चार चीजें होती है: एक टेक्नोलॉजी, उसके बाद में टास्क, उसके बाद में स्ट्रक्चर, और लास्ट में पीपल। ये चारों चीजों को अगर चेंज करेंगे तो हम चेंज को प्लानिंग के साथ में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब सवाल होता है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस क्या है। तो इसमें इन्वेंशन और टेक्निक्स को अपने इंक्लूड करेंगे, लाइन करो। विच अफेक्ट द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। किस तरह से काम को अंजाम दिया जाता है उसके बारे में, जैसे डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स। ये चेंजेस में क्या आता है? चेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। किस तरह से हम डिसीजंस लेते हैं, किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसकी मेथड्स को और उसके प्रोसीजर को अपने चेंज करेंगे। प्रोसीजर यानी मेथड बोला जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स। हम बिजनेस के अंदर कंप्यूटर जैसे डिवाइस को यूज करना शुरू करेंगे, जिससे डेटा का प्रोसेसिंग, मतलब एक्सेल शीट के अंदर अपने कैसे डेटा को प्लस माइनस आराम से कर पाते हैं, वो सब आसानी हो जाए। एंड चेंज इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले अपने ने यूनिट प्रोडक्शन करते थे, यानी हम 100-200 यूनिट बनाते थे। इससे ज्यादा यानी 1000-2000 यूनिट बनाना एक दिन में पॉसिबल कराए। तो हम यूनिट प्रोडक्शन से मास यानी ज्यादा प्रोडक्शन की तरफ बढ़े। फिर उसके बाद आता है टास्क रिलेटेड चेंजेस। दीज चेंजेस normally depend upon technology related changes. A job may have several tasks which may simplify or enrich the job. देखो, सिंप्लीफाई करना यानी जो जॉब है ना उसको आसान बना देना, लेकिन एनरिच द जॉब यानी काम करने में इंटरेस्ट पड़े ना, इस तरह का काम हो जाना। एनरिचमेंट का मतलब ये होता है। द टास्क रिलेटेड चेंजेस मस्ट फोकस ऑन। अब टास्क रिलेटेड चेंजेस किस में? तो देखो, किस पे ध्यान दिया जाता है इसमें। एक तो मैं आपको बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा है, हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन, यानी काम करने पे ना ज्यादा मोटिवेशन होना चाहिए, यानी मतलब तुमको एन एनकरेजमेंट मिलना चाहिए कि काम ज्यादा करें। और दूसरा, हम वर्क परफॉर्मेंस में ज्यादा क्वालिटी को मेंटेन करें, यानी काम ऐसा करें कि क्वालिटी वाइज वो ज्यादा अच्छा हो। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल रिलेटेड चेंजेस। ये चेंजेस रीडिफाइन करते हैं द नेचर ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन पोजीशंस। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, यानी अब देखो इसका मतलब क्या स्ट्रक्चर का। रिलेशनशिप को रीडिफाइन करना मतलब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच की रिलेशनशिप को रीडिफाइन करना।
इसका मतलब कौन तुम्हारा बॉस होगा और कौन तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे, ऐसे लोगों को डिफाइन करेंगे। फिर ये चेंजेस में क्या इंक्लूड किया जाता है, चेंजेस इन नंबर ऑफ हायरार्कियल लेवल्स। सबसे पहले हायरार्की यानी ऊपर से नीचे अलग अलग लेवल्स होते हैं, वो लेवल को चेंज करना, कभी बढ़ा देना तो कभी कम करना। फिर चेंज इन वन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, जैसे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जगह पे हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन लाए, तो ऑर्गेनाइजेशन की स्टाइल को चेंज किया जाए। फिर चेंज इन द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक आदमी के हाथ के नीचे अगर 5 लोग काम करते थे, अब 10 लोग काम कर या तो 2 लोग हो जाए। स्पैन का मतलब क्या, कितने लोग काम करते हैं ना, वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक की बात कितने सुनते हैं, वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हुआ। फिर लाइन स्टाफ और फंक्शनल अथॉरिटी में चेंज करना, यानी इसका मतलब क्या, कि तुम अथॉरिटी चेंज करते हो कि किसकी कितनी अथॉरिटी रहेगी, किसके पास कितना पावर रहेगा ये। फिर उसके बाद आता है पीपल रिलेटेड चेंजेस। इफ द चेंज अकर्स इन एनी ऑफ द अबाउट टाइप्स, देन इट रिक्वायर्स चेंजेस इन द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कैसा, आप अगर उसमें 3 ऊपर चेंज करना जो लिखा है वो अगर करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में आदमी को बदलने पड़ेंगे, या तो उनको बदलने पे मजबूर करना पड़ेगा, यानी अपने आप को बदलने पे, यानी उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ऐसा। तो इसमें लिखा ये गया है कि हम क्या करेंगे इसमें। तो सबसे पहली बात तो 2 तरह के चेंजेस है, एक तो स्किल और एक है बिहेवियर के अंदर चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता, जैसे कि टेक्नोलॉजी पहले मैन्युअल यानी हाथ से काम किया जा रहा था, मैन्युअल काम किया जा रहा था, अब इसकी जगह पे मशीन से काम किया जाता है यानी ऑटोमेटेड, तो उसके लिए आपको ऑपरेटर चाहिए, और ऑपरेटर को अलग स्किल की जरूरत पड़ती है। अगर सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में चेंज आता है, तो सवाल के सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी क्या, सोसाइटी में और सोसाइटी की साइकोलॉजी में, लोगों की सोच में अगर फर्क आता है, तो इसमें भी अलग तरह का बिहेवियर हो जाता है। इंसान ऐसा मानता है कि जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन पहले चलता था वैसे अब ऑर्गेनाइजेशन में हमको काम नहीं करना है। तो ये हुआ तुम्हारे 4 तरह के चेंजेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से फैक्टर्स है जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस को अफेक्ट करते हैं। तो 2 तरह के चेंजेस उसमें आते हैं, सॉरी फैक्टर्स आते हैं। एक इंटरनल फैक्टर्स है और दूसरे तुम्हारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है। पहले अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें देखते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें सबसे पहला जो लिखा गया है वो पहला है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जब और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अडॉप्ट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, then it is very much necessary for the other organizations of the same industry to adopt such changes to achieve the cost effectiveness and competitive strength। लिखा यह गया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन एक चेंज होता है, तो उसके साथ कनेक्टेड जितने भी उसके साथ कंपटीशन करने वाले जितने भी हैं, वो सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। क्योंकि जो आने वाला चेंज है ना, वो सबसे पहले तुम्हारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा, इसका मतलब कम खर्चे में अच्छा प्रोडक्शन करके देगा, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और दूसरा तुम्हारी कंपटीशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, मतलब तुम कंपटीशन में ज्यादा अच्छी तरह से क्या सरवाइव कर पाओगे। फिर दूसरा लिखा है कि चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस, ये 2 तरह से हो। पहले तो चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइंग द सेम प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, विद द लिबरलाइजेशन मेनी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, जब लिबरलाइजेशन यानी मुक्त बाजार तंत्र, राइट, लिबरलाइजेशन यानी ये हुआ, जब वो स्टार्ट हुआ, तो एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, मेनी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस लिखा है ना, उसके बाद में लिखा है एमएनसीज, एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज have entered the Indian markets. Due to this, many Indian organizations have faced new challenging situations. तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनको बहुत नई सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और चेंजेस इन द बायर्स लिखा है, बायर्स ऑल्सो चेंज इन टर्म्स ऑफ देयर नीड्स, लाइक्स, dislikes, income spending, etc. So organizations have to produce the products to meet the needs of buyers. अब बायर्स के लाइक डिसलाइक चेंज होती है, मतलब उनकी पसंद नापसंद चेंज होती है, इनकम स्पेंड करने का उनका नजरिया बदल जाता है कि कौन सी चीजों पे ज्यादा इनकम स्पेंड करेंगे, कौन सी चीजों पे कम इनकम स्पेंड करेंगे। तो इसीलिए हमको प्रोडक्ट ऐसी बनानी पड़ती है कि बायर जो चाहे ना वो उसको मिल जाए। फिर आता है उसके बाद में सोशल सोशल चेंज यानी सोसाइटी में चेंज। सोशल चेंज में
लोगों के एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मतलब धारणा, द नीड्स, उनकी जरूरतें, एंड देयर वे ऑफ वर्किंग, और उनके काम करने का तरीका। दिस चेंजेस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले तो क्या लिखा है, एजुकेशन के लेवल में चेंज आना। अर्बनाइजेशन, पहले एजुकेशन कम था, अब ज्यादा है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों में आके बसते हैं। फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी, कई लोग ऐसा मानते हैं कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता। एंड इंटरनेशनल इम्पैक्ट, इंटरनेशनल इम्पैक्ट यानी अंतरराष्ट्रीय असर। ड्यू टू न्यू इंफॉर्मेशन सोर्सेज, सच चेंजेस अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चेंजेस है ना, वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के जितने भी बिहेवियर है ना, सबको चेंज करेगा। क्योंकि बाहर जो चेंज आता है ना, वो सबसे पहले तुमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिखेगा। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल एंड लीगल चेंजेस। दीज चेंजेस मेनली अफेक्ट द एक्टिविटीज विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अंडरटेक एंड द मेथड्स फॉलोड टू कंप्लीट द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले ये बताया गया कि किसको अफेक्ट करेगा, तो एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसको, एंड जो मेथड्स है जिसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपटीशन के लिए रखा गया है, यानी कॉम्पीट करने के लिए रखा गया है, वो मेथड को। अंदर अंदर मेथड जो होती है ना कंपटीशन की, मैं किसी के साथ में कैसे कॉम्पीट करूँ, प्राइस में कॉम्पीट करूँ, क्वालिटी में कॉम्पीट करूँ, कैसे करूँ। बराबर नहीं ऐसा है। कुछ फर्म्स है ना सिर्फ प्राइस में कंपटीशन करती है। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जो सूटेबल एग्जांपल है ना, मोबाइल कंपनीज का, सेल फोन बनाने वाली कंपनीज, वो प्राइस में compete करती है, एकदम सस्ते में फोन बेच डालती है। बराबर नहीं, पर इसमें इतने सारे ब्लोटवेयर होते हैं ना, उन सब कंपनी के पास से वो पैसे लेती है, हर फोन हर डिवाइस के ऊपर जितनी बार तुम एक्टिवेट करोगे ना वो एप्लीकेशन को, उतनी बार उनको पैसे मिलेंगे। और ये चलता है। तो इसकी जगह पे दूसरी कंपनी जैसी है जो प्रीमियम प्राइस के ऊपर फोन बेचती है, लेकिन इसमें ब्लोटवेयर बिल्कुल भी नहीं, जीरो। इसके पीछे का कारण ये है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचती है, सर्विसेज आपको जहाँ खरीदनी हो। 1309 करोड़ रुपए का दंड किया गया गूगल को इंडिया के अंदर। किस बात के लिए, कंपटीशन एक्ट के अंदर। और इस बात के लिए कि उसने ने कुछ चीजों में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की, जो वो नहीं कर सकती। इंडिया में मोनोपोली कर ही नहीं सकते आप। इवन कार्टेल नहीं आ सकते इंडिया में। कार्टेल पिछले साल अपने सीखे थे एसपीबी में, राइट। वो कार्टेल भी इंडिया में अलाउड नहीं है। तो इतना सब चीजें, इतनी स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी इतनी सारी चीजें चलती है मार्केट में, अपने देखते हैं ये तो। अपने यहाँ पे ने कानून कैसे मजबूत है, पर पालने वाले नहीं है उसको। और दूसरी कंट्रीज में क्या, कानून मजबूत भी है और पालने वाले भी है, इसको मानने वाले भी है। सिग्नल पे कितने भागते अपना, हम सब जानते हो। बराबर नहीं, चालू सिग्नल पे भाग जाते, पता नहीं क्या थ्रिल आती है उसके अंदर। आदमी कोई जगह इंडिया में टाइम पे पहुंचता नहीं है, फिर भी भागा दौड़ी में होता है। मुझे वो समझ में नहीं आता। कोई जगह पे इंडिया में कोई आदमी टाइम पे नहीं पहुंचता, मुझे तो लगता है 10 बजे की मीटिंग 10 बजे चालू ही नहीं होती है। बराबर नहीं, 10 बजे की मीटिंग अगर 10:30 को चालू हो जाए ना, तो भी लोग ऐसा मानते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा तो टाइम पे हुआ। नाउ इसके बाद आते हैं इंटरनल फैक्टर्स। देखो, द इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट यानी रिक्वायर द चेंजेस बिकॉज ऑफ द टू रीजंस। एक तो मैनेजरियल पर्सनल में चेंज आना। तो देखो पहला, this happens when the old managers are replaced by new managers because of retirement, प्रमोशन, ट्रांसफर और डिसमिसल। यानी पहले ये लिखा है कि जब नए मैनेजर्स हैं ना, वो रिप्लेस होते हैं, पुराने चले जाते हैं, उसकी जगह पे नए मैनेजर्स आते हैं। और जो नए मैनेजर्स हैं ना, वो क्यों आते हैं, रिटायरमेंट के कारण, पुराने के। प्रमोशन हुआ उसकी जगह पे, फिर ट्रांसफर, किसी का ट्रांसफर हुआ अच्छी जगह पे, और डिसमिसल, निकाल दिया गया जॉब में से। ईच न्यू मैनेजर ब्रिंग्स हिज ओन आइडिया, और जो भी मैनेजर नया आता है ना, वो नए आइडियाज को लेके आता है, और उसका काम करने का तरीका बदल जाता है। ड्यू टू दिस, इनफॉर्मल रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड ऑफ द पर्सनल ऑल्सो चेंज, इवन इफ देर इज नो चेंज इन देम। उनके अंदर चेंज आए या ना आए, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आए या ना आए, या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों के अंदर चेंज आए कि ना आए, सिर्फ मैनेजरियल पोजीशन के चेंज होने के कारण पूरा काम करने का तरीका बदल जाता है। फिर डेफिशिएंसी इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब डेफिशिएंसी यानी खामियां होना,
अब ये खामियां होती है तो उसके कारण क्या क्या किस तरह की खामियां हो सकती है। तो पहली बात तो टू वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लिखा है, यानी बहुत ज्यादा, एक आदमी बहुत ज्यादा लोगों को संभाल रहा है, उसको वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, यानी एरिया ऑफ कंट्रोल। फिर लैक इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, यानी कोई संकलन नहीं है। फिर कम्युनिकेशन बेकार है, या तो ऑब्स्टिकल्स आती है कम्युनिकेशन में, टाइम पे पहुंच नहीं पाता मैसेज। मल्टीप्लाई, या तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कम्युनिटीज, जो कमिटीज, सॉरी, कमिटीज है ना, उसकी मल्टीप्लिसिटी, एक से ज्यादा कमिटी बना दी है, एक ही काम के लिए एक कमिटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर एक ही काम के लिए एक से ज्यादा कमिटी बना दी हो तो ऑर्गेनाइजेशन गलत है। फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजन एक बार कुछ अलग लिया जाता है, दूसरी बार कुछ अलग लिया जाता है। एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन लाइन एंड स्टाफ, लाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी कौन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं, और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो लोग के जो डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो डिसीजन लेने में हेल्प करने वाले अलग है और डिसीजन लेने वाले अलग है, इन दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ बल्टा डिसीजन लिया जाएगा। नाउ अब आता है तुम्हारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये है तुम्हारा प्रोसेस ऑफ प्लान चेंज। जिस पैम्फलेट में से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना अभी स्क्रीन पे जो है, वो पैम्फलेट मैंने 2003 में टाइप किया था, 2003, और अभी तक उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया सब्जेक्ट में, एग्जैक्टली सेम जा रहा है ये। कुछ एक दो पॉइंट आगे पीछे होते हैं, आगे पीछे यानी मेरे में ज्यादा एक्स्ट्रा है, इसमें थोड़ा कम है। देखो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लान चेंज। मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। इट डज नॉट टेक प्लेस इमीडिएटली, यानी एकदम से शुरू नहीं हो जाता ये, उसके लिए कंसिडरेबल, मतलब बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। सो इट विल बी सक्सेसफुल इफ इट इज टेकन सिक्वेंशियल वे, सिक्वेंशियल यानी प्लान्ड वे। तो इसको देखो, द वेरियस स्टेप्स इन इज इन्वॉल्व आर इन्वॉल्व इन प्लान चेंज आर डिस्कस अंडर। तो पहला जो है ना, आइडेंटिफाइंग नीड फॉर चेंज। सबसे पहले तो पहचान इस बात की करनी है अपने को कि हमको चेंज की जरूरत भी है कि नहीं, जरूरत के बिना चेंज करने की कोई मतलब नहीं है ना। आइडेंटिफिकेशन नीड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड फॉर द चेंज प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर द चेंज। सो व्हेन नीड इज आइडेंटिफाइड, यानी जरूरत तुमको पता चले, पीपल फील दैट चेंज इज नेसेसरी एंड दे गिव सपोर्ट टू चेंज। यानी जब नीड, जरूरत यानी जो है ना, वो आइडेंटिफाई की जाती है, तो उसके बाद में लोगों को लगता है कि चेंज जरूरी है, और फिर वो सपोर्ट करेंगे चेंज को। टू आइडेंटिफाई द नीड्स, इट इज नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू एनालाइज द चेंज in external forces which may affect the organization. So most of the information for identification of need for change comes from organization's feedback and control data। यानी मतलब पहली बात तो दो जगह से आता है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन का फीडबैक, यानी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हुआ ना उसमें रिपोर्ट बनाया जाता है, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है कि यहाँ पे गलतियां हो रही है, कंसिस्टेंसी के साथ में गलतियां हो रही है, तो इसको चेंज करने की जरूरत है। और दूसरा कंट्रोल डेटा, यानी जब अपने किसी को काम करते हुए देखते हैं वो काम गलत तरीके से करता है, हम उसको रोकते हैं, तो वहां पता चलता है कि यहाँ चेंज की जरूरत है। तो अब अपने पहले क्या करेंगे देखो, to identify the need of change, the gap analysis is done। अब गैप एनालिसिस में क्या आता है कि गैप बिटवीन द डिजायर्ड शुड बी सीन ऑन। अच्छा देखो, डिजायर्ड सेट स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव कर सकता है, और एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करता है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना चाहिए और वो क्या अचीव कर रहा है, ये दोनों के बीच का। The gap analysis should be seen on progression basis because desired state of affairs is not a fixed concept। जो हम डिजायर करते हैं, यानी जो हम
मांगते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो बार बार चेंज होता रहता है। इसलिए गैप एनालिसिस प्रोग्रेशनल बेसिस पे लिखा है। इसका मतलब बार बार करना चाहिए हमको गैप एनालिसिस, समयांतरे के बारे में प्रोग्रेशन बेसिस। द गैप एनालिसिस कैन ऑल्सो बी डन ऑन लाइकली बेसिस। अब दूसरा बेसिस कौन सा है? लाइकली बेसिस। अब सवाल के लाइकली बेसिस का मतलब होता है, जस्ट बोल दो। हम्म देखो, लाइकली बेसिस का मतलब ये कि क्या होना चाहिए। प्रोग्रेशन बेसिस का मतलब तरक्की के हिसाब से देखो, बराबर। और लाइकली बेसिस का मतलब क्या होना चाहिए, हमको कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए वो। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एन एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, दिस मे नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली। अभी के अभी उसके कारण कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन लेटर स्टेज के ऊपर इसके अंदर चेंज आ सकता है। तो इसीलिए हमको गैप, हमको पता करनी है कि कहाँ पे गैप बढ़ती जा रही है सब्सिक्वेंटली यानी बाद में, પછી તેને સબસિक्वेंटली કહેવાય। elements to be changed elements to be changed mainly depend on need and objectives of change. Identification of need of change provides clue why change should take place, but it does not specify what elements should be changed। यानी हमको ये आइडेंटिफिकेशन से ये तो पता चल गया कि चेंज की जरूरत है, और कहाँ चेंज चाहिए वो पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट में रिक्वायर्ड चेंज, यानी प्रॉफिट अगर बार बार कम होता जा रहा है तो इसका मतलब हमको चेंज की जरूरत है, लेकिन पता नहीं कि कहाँ पे चेंज करना है। सो इट इज नेसेसरी टू डायग्नोस। डायग्नोस मतलब निदान करो, मतलब पहचानना, बीमारी को पहचानना, उसको डायग्नोस बोला जाता है। द फैक्टर्स फॉर विच आर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग द प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे पहले पहचान करेंगे कि कहाँ कहाँ पे अपने को प्रॉफिट जो है ना वो डिक्लाइनिंग, उसके पीछे के कारण क्या है। यूजुअली चेंज इज रिक्वायर्ड ऑन फॉलोइंग थ्री मेजर एलिमेंट्स। पहला चेंज किस में आता है? स्ट्रक्चर में। वो आगे अपने देख चुके। पहले स्ट्रक्चरल चेंजेस में इंक्लूड द जॉब डिजाइन, यानी जॉब कैसे करना है उसके डिजाइन। जी, डिजाइन का मतलब ऐसा नहीं कि कोई आकृति तोड़नी है तुमको, कोई पेंटिंग करना है, नहीं। डिजाइन का मतलब क्या कि जॉब कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। और इसके बाद में जॉब डेफिनेशन, जॉब में क्या क्या काम इंक्लूड किया जाएगा उसको जॉब डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। बेसिस फॉर डिपार्टमेंटेशन, हमने डिपार्टमेंट कौन से बेसिस पे किया है, मतलब वर्क से रिलेटेड किया है कि एरिया से रिलेटेड किया है, या तो शिफ्ट के रिलेटेड किया है, किस तरह से डिपार्टमेंट बनाए हम। स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक आदमी के नीचे कितने लोग काम करते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर फेवरेबल है कि अनफेवरेबल। पावर स्ट्रक्चर, किसके पास ज्यादा पावर्स है, और पावर्स जो है ना वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए लोगों के बीच। एंड फ्लो ऑफ टास्क, काम ऊपर से नीचे किस तरह से आगे बढ़ता जाता है। फिर टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंक्लूड इन प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेक्निक्स फॉर डूइंग वर्क, प्रोडक्शन मेथड्स, इंजीनियरिंग प्रोसेस एक्सेट्रा। पहले क्या बताया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के अंदर प्लांट और इक्विपमेंट के अंदर चेंज आता है, कई बार काम करने के तरीके में चेंज आता है, कई बार प्रोडक्शन की मेथड में चेंज आता है, तो कई बार इंजीनियरिंग के प्रोसेस में चेंज आता है। मतलब जो इंजीनियरिंग जिस तरह से अपने पहले प्रोडक्ट को बनाते थे अब उस तरह से नहीं बन रही है, कुछ अलग तरीके से प्रोडक्ट को बनाया जाता है। फिर पीपल, लोगों के बिहेवियर में चेंज आता है। इंटरेक्शन यानी बातचीत करने की उनकी स्टाइल में चेंज आता है। इनफॉर्मल ग्रुपिंग, जो ग्रुप बनता है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिर्फ बातों बातों में जो ग्रुप बन जाते हैं। इनफॉर्मल यानी अवैधिक, जिसमें कोई सुपीरियर नहीं है, सबको बोलने की इक्वल सत्ता दी जाती है सब। एंड स्किल्स और एटीट्यूड, लोगों के स्किल में बदलाव आना, और लोगों के एटीट्यूड यानी काम करने की तरफ उनके एटीट्यूड में बदलाव आना। फिर अब आता है उसके बाद में प्लानिंग फॉर चेंज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। अब here managers should plan about how change can be brought in light of about two sub processes। जो दो सब प्रोसेसेस ऊपर दिए थे, उसके बाद हम कैसे चेंज करेंगे देखो, उसके बारे में बताए। तो इसमें पहले अपने ये डिसाइड करेंगे हु विल ब्रिंग द चेंज। तो चेंज कौन करेगा, ये दो हो सकते, या तो बाहर का कोई इंसान हो सकता है या तो मैनेजर खुद हो सकता है। इट इज रिलेटेड विद पर्सन हु विल वर्क एज चेंज एजेंट, जिसको चेंज एजेंट बोला जाता है। ही मे बी मैनेजर,
और सम स्पेसिफाइड पर्सन, मैनेजर भी हो सकता है तो बाहर का कोई इंसान हो सकता है। व्हेन टू ब्रिंग द चेंज, अब चेंज कब लाना है। इट इज रिलेटेड विद टाइम डायमेंशन ऑफ चेंज। फॉर दिस मैनेजर्स मस्ट कंसिडर, क्या क्या बात है, टाइम डायमेंशन यानी कितने टाइम के अंदर चेंज लाना है। तो इसमें सबसे पहली बात कि नेचर ऑफ फोर्सेस विच आर लाइकली टू रेजिस्ट द चेंज। कोई भी बदलाव है ना एकदम से नहीं आता, रोकने वाले बहुत होते हैं उसको। तुम जिस जगह पे अभी बैठे हो ना वहां से तुमको उठा के दूसरी जगह पे अगर मैं शिफ्ट करूँ तो भी तुम बोलोगे यार यहाँ बैठने तो नहीं। एग्जैक्टली ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम्हारी पोजीशन को चेंज करूँ, तुम्हारे काम को चेंज करूँ, काम करने के तरीकों को चेंज करूँ, किसी पॉलिसी को चेंज करे, किसी प्रोसीजर को, किसी मशीन को चेंज करे, किसी लोकेशन को चेंज करे, तो हर बार शुरुआत में ना उसका विरोध होता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब विरोध होना। फिर टाइम टेकन फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज बाय द पीपल। अब लोग हैं ना थोड़ा टाइम लेते हैं किस बारे में, कि हम एक्सेप्ट करें ना किसी नई चीज को, उसके लिए टाइम लगता है हमको। राइट, उसके बाद में टाइम टेकन इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल। और कई बार लोगों को ट्रेन करने में, उनको डेवलपमेंट करने यानी उनको समझाने में टाइम लगता है। टाइम रिक्वायर्ड टू अरेंज द रिसोर्सेज, और जो बाहर से रिसोर्सेज आते हैं उसको अरेंज करने में भी हमको टाइम लगता है। अब लास्ट में आता है हाउ टू ब्रिंग द चेंज। इट रिक्वायर ड्राइंग अप ऑफ प्रोसीजर। चेंज लाना कैसे है, तो मतलब अब प्रोसीजर पूरा चेंज करने के लिए पूरा प्रोसीजर हमको बनाना है। नाउ असेसिंग चेंज फोर्सेस। There are many forces in individuals, groups, and organizations which resist change. For this, management must create suitable environment for accepting change. अब चेंज को आने से रोकने वाले बहुत हैं, तो उसको एक्सेप्ट कराने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको समझाना पड़ता है। इन ग्रुप प्रोसेस सम फोर्सेस आर फेवरिंग द चेंज। कुछ लोग हैं ना फेवर करेंगे कि चेंज आना चाहिए, तो कुछ उसको अपोज करेंगे टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। ये फोर्सेस में एक है ड्राइविंग फोर्सेस। ड्राइविंग फोर्सेस यानी जो मान जाते हैं कि चेंज जरूरी है। और जो रेजिस्टिंग फोर्सेस है ना, या तो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, उसका मतलब क्या, कि वो रिस्ट्रेन करते हैं यानी रोकते हैं चेंज को। और वो ड्राइविंग फोर्स को हमेशा क्या करेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे यानी कम करने की कोशिश करेंगे। जो ड्राइविंग फोर्सेस है ना वो चेंज को इनिशिएट करवाते हैं। इनिशिएट करवाना मतलब शुरू करवाते हैं। अब इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, देखो, when sum of driving forces equals the sum of restraining forces। यानी इसमें तीन तरह की चीजें। पहले तो D इज ग्रेटर देन R, यानी ड्राइविंग फोर्सेस ज्यादा है और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस कम है। तो मैनेजमेंट क्या करेंगे, ड्राइविंग फोर्सेस को आगे बढ़ाएंगे और ओवर पावर कर देंगे आर को। यानी अगर समझो 100 में से 80 लोग मान जाते हैं कि चेंज लाना है, 20 नहीं मानते, तो हम 80 की बात सुनेंगे, मेजोरिटी विंस, बात खत्म। फिर डी इज लेस देन आर, तो चेंज नहीं लाना चाहिए। यानी ड्राइविंग फोर्सेस कम है और रिस्ट्रेनिंग ज्यादा, तो इसका मतलब हमको गिव अप यानी छोड़ देना चाहिए चेंज को, या तो फिर हम क्या करेंगे, आर को डी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर डी और आर दोनों इक्वल हैं तो हम डी फोर्सेस को पुशअप करेंगे और कुछ आर फोर्सेस को अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, डी की तरफ डाइवर्ट करेंगे। अब एक्शन फॉर चेंज है, देखो, इट इंक्लूड्स थ्री थिंग्स। तीन अलग स्टेजेस है। पहले अनफ्रीजिंग लिखा है। It is the process in which a person casts aside his old behavior, which might be inappropriate, irrelevant, or inadequate to the changing demands of the situation। यानी अनफ्रीजिंग यानी क्या हुआ, कि पहले ने अगर किसी की जगह चेंज करानी हो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, तो क्लासरूम में सबको क्या बोलते हैं कि सब बाहर आ जाओ, तो इसका मतलब अनफ्रीजिंग, तुमको उस जगह से हटाना है। राइट, तो इट इज द प्रोसेस इन विच अ पर्सन कास्ट असाइड हिज ओल्ड बिहेवियर, जो इनअप्रोप्रिएट था, इररिलेवेंट था, या तो इनएडिक्वेट था। फिर चीन, उसने ने ये बताया गया सम मेजर्स फॉर अनफ्रीजिंग। इंडिविजुअल शुड बी फिजिकली, पहले अपने रिमूव करेंगे उनको रूटीन में से, एंड फ्रॉम रूटीन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सोशल रिलेशनशिप, उनको है ना हर जगह से अलग कर देंगे। पहले तो क्या, रिलेशनशिप को कट कराना जरूरी है, बराबर। फिर द अंडरमाइनिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल सपोर्ट, यानी हम क्या करेंगे, सोशल सपोर्ट का डिस्ट्रक्शन, यानी कोई तरह से कोई मदद नहीं मिलेगी तुमको। राइट, और जितना हो सके उतना तुमको उससे अलग कर दिया जाएगा। एंड द कंसिस्टेंट लिंकिंग ऑफ रिवॉर्ड विथ
विलिंगनेस टू चेंज एंड पनिशमेंट विद अनविलिंगनेस टू चेंज। फिर हमें ना उसको क्या समझाएंगे, यानी क्या, लालच देना किस बारे में कि अगर चेंज को मान जाओगे तो फायदा है, और अगर चेंज को नहीं मानोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। बराबर ना। और इसके बाद आता है चेंजिंग। हियर इंडिविजुअल्स ब्रिंग चेंज, बीइंग चेंज, सॉरी, दे लर्न न्यू बिहेवियर। अब अपने चेंज करते हैं, चेंज करने के टाइम पे उनको सिखाते हैं कि काम करने का तरीका कौन सा है, उनकी थिंकिंग स्टाइल क्या है, perception of new roles, etc. It has provided following guidelines for effective change. तो पहली बात, recognize that the primary purpose of change is to improve performance result। यानी पहले तो ये पहचान करो कि जो पर्पस है ना अपना वो क्या है, इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स को। मेक इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन चेंज, यानी इंडिविजुअल्स को उनके जो भी काम है, जो भी चेंज है उसके लिए जिम्मेदार बनाना। फिर एनकरेज इम्प्रोवाइजेशन, हम ज्यादा इम्प्रूव करने को एनकरेज करेंगे कि तुम अगर तुम्हारे काम को ज्यादा सुधारोगे तो अच्छा है। टीम परफॉर्मेंस उसको एनकरेज करेंगे, यानी साथ में मिलके काम करने को। और कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव्स, यानी साथ में मिलके अगर कोई नयापन लाना चाहते हो तो लाओ। एंड एंश्योर दैट पीपल सी हाउ दे फिट इनटू द और लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल पिक्चर। और हम ये चेक करेंगे कि किस तरह से लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट बैठते हैं। एंड एनकरेज लर्निंग बाय डूइंग एंड प्रोवाइड जस्ट इन टाइम ट्रेनिंग फॉर परफॉर्मेंस, जब जरूरत हो ना तब चेंज लाना उसको एनकरेज करा जाए। फिर यूज पॉजिटिव एनर्जी, मीनिंगफुल लैंग्वेज एंड करेजियस लीडरशिप टू ड्राइव चेंज। अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को लाना। लर्निंग बाय डूइंग, यानी काम करते करते काम सीखो भी, लर्निंग बाय डूइंग यानी। और जस्ट इन टाइम ट्रेनिंग, यानी जब जरूरत पड़े तब ट्रेनिंग लाना। इसके बाद लिखा है कि पॉजिटिव एनर्जी, मीनिंगफुल लैंग्वेज एंड करेजियस लीडरशिप, हिम्मत वाली लीडरशिप चाहिए, जिससे सामने वाला अगर चेंज को नहीं भी मानता है ना तो भी हम इसको क्या करेंगे, उसको समझाएंगे। देन कम्स रीफ्रीजिंग, इट मीन्स दैट व्हाट हैज बीन लर्न इज इंटीग्रेटेड इनटू एक्चुअल प्रैक्टिस। रीफ्रीजिंग का मतलब, यानी एक बार तुमने सीख लिया उसके बाद में तुमको उसी जगह पे बैठना है, अब वहीं पे काम करना है और उसी नए सोशल स्ट्रक्चर के साथ में काम करना है। At this stage, the individuals internalize the new benefits, feelings, and behavior learned during changing phase. They adopt these elements as a permanent part of their behavior. वो इस एलिमेंट को क्या मानेंगे, परमानेंट। अब इनको लगता है कि अब हम जो नया सीखे हुए हैं वही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। एंड नॉर्मली इट इज द टेंडेंसी टू रिवर्ट बैक ग्रेजुअली to their old behavior which they were displaying before the change in the absence of suitable reinforcement। यानी ये टेंडेंसी, यानी ये मानसिकता होती है तुम्हारी कि हम ग्रेजुअली है ना वापिस वही पे, कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी अपने बोलते हैं ना, वैसे के वैसे जगह पे चले जाने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो बस अपने रीफ्रीज करना, इसका मतलब क्या, नई जगह पे उनको हमेशा के लिए सेट करना। फिर आता है उसके बाद में फीडबैक। मैनेजमेंट ऑफ चेंज रिक्वायर्स फीडबैक एंड फॉलो अप एक्शंस टू इंश्योर दैट चेंज प्रोग्राम इज प्रोग्रेसिंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। तो जो भी चेंजेस हमने लाए वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं उसको चेक करना, वो फीडबैक के अंदर आता है। मैनेजर्स मस्ट कीप कांस्टेंट वॉच on the change program progress। If the problems are created by the change, then such problems should be tackled immediately for the better results of the organization। अगर प्रॉब्लम्स है, कोई चेंज के कारण क्रिएट हो रहे हैं तो उसको तुरंत, चेंज के कारण आने वाले कोई भी प्रॉब्लम को तुरंत टैकल करना चाहिए। नहीं तो है ना इंसान माइंड में ये घर बसा लेगा इस बात का कि ये चेंज के कारण मुझे ना नुकसान हो रहा है।